नमस्कार साथियों। आज हम संविधान निर्माण के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। कल हमने भारतीय संविधान सभा के चुनाव और कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसका गठन किस प्रकार हुआ, इस प्रारूप का अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम में आगे चलते हुए ये पढ़ेंगे कि जब संविधान सभा का जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जिस संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया, किस राजनीतिक पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की। तो चुनाव के बाद जो संविधान सभा बनी थी उसमें सर्वाधिक सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की। कांग्रेस ने 208 सीट प्राप्त की। उस समय दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी, जिसने 73 सीटें प्राप्त की। यूनानिस्ट पार्टी ने एक सीट, यूनानिस्ट मुस्लिम पार्टी ने भी एक सीट, कृषक प्रजा पार्टी ने एक सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक सीट प्राप्त की। तो उस समय के जो राजनीतिक दल थे वो निम्न प्रकार थे। इसके अलावा अन्य दल भी थे, लेकिन मुख्य दल यही थे। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कौन कौन से राजनीतिक दलों ने भाग लिया। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से चुने गए, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य चुने गए थे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत में प्रांतों की संख्या 11 थी, जिसमें सबसे बड़ा प्रांत संयुक्त प्रांत था। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य चुने गए, जो प्रांतों में चुने गए सर्वाधिक थे। हमने पढ़ा था देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी, जिनमें मैसूर जो देशी रियासत थी, इसी से सबसे ज़्यादा संविधान सभा के लिए 7 सदस्य चुने गए। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन। संविधान सभा के चुनाव के बाद जब संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ, 9 दिसंबर 1946 वार सोमवार दिल्ली के संसद भवन में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक मानते हैं। इसी दिन से 9 दिसंबर 1946 से ही भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। यहाँ प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ, या संविधान सभा का प्रथम बैठक कब बुलाई गई। तो 9 दिसंबर 1946 जगह संसद भवन के मुख्य कक्ष में, दिल्ली। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई, तो संविधान सभा में एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न पूछते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस समय वरिष्ठतम सदस्य थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। इसके साथ साथ आजकल ये प्रश्न भी पूछा जाने लगा कि
संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो H.C. हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। चुनाव के बाद जो संविधान सभा बनी थी उनमें अनेक राजनीतिक दलों ने भाग लिया था और उनकी स्थिति हमने ऊपर पढ़ी या निम्न प्रकार थी। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य, कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या आंदोलनकारी जिन्होंने जो बिना किसी पार्टी के संविधान सभा का में भाग लिया और चुने गए, या कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्यों का नाम बताइए, या इसमें से कौन सा गैर कांग्रेसी है। तो ये मुख्य गैर कांग्रेसी सदस्य हैं जो संविधान सभा के सदस्य तो थे लेकिन कांग्रेस से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसमें नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनाव लड़े थे, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नंबर 2 हृदयनाथ कुंजरू। नंबर 3 K.M. मुंशी। नंबर 4 सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। के संथानम, A.K. अय्यर, ये संविधान सभा के सदस्य तो थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कि गैर कांग्रेसी सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हृदयनाथ कुंजरू, K.M. मुंशी, सच्चिदानंद सिन्हा, के संथानम, A.K. अय्यर। इसके साथ ही ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के प्रसिद्ध महानुभाव जो संविधान सभा सदस्य नहीं थे, भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, समाज सुधारक भी थे जो प्रसिद्ध थे लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, या यूँ कहे कि वो प्रसिद्ध होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो 1 नंबर पर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया एक प्रसिद्ध विद्वान राजनेता होने के साथ साथ इन्होंने संविधान सभा के चुनाव नहीं लड़े, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, P.D. टंडन और कमला देवी, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक होने के साथ साथ इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न बनता है संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे। अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान सभा के प्रथम वक्ता माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो श्री B.N. राव। B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। भारत की जो संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो भारत की जो प्रसिद्ध महिलाएं, समाज सुधारक जो महिलाएं थी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो भारत की संविधान सभा की जो कुल संख्या 389 थी, उनमें महिलाओं की संख्या 12 थी। संविधान सभा की में 12 महिलाओं ने विशेषतः भाग लिया। इन महिलाओं में प्रमुख राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य थी या कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी।
अगला आता है उद्देश्य प्रस्ताव। जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो सर्वप्रथम संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को हम प्रस्तावना के रूप में भी जानते हैं। हमारे एकेडमिक जो पुस्तकें होती हैं, विद्यालय जो पुस्तकें होती हैं, उनके पीछे जो प्रस्तावना लिखी होती है, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना उसका नाम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें नेहरू जी ने भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे का निर्माण किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, न्याय, समानता, एकता, अखंडता की बातों का उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। यहाँ प्रश्न बनता है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? आज जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, यही उद्देश्य प्रस्ताव था, जो भारतीय संविधान की इसे आत्मा या कुंडली भी कहा जाता है। संविधान सभा का विभाजन। जब अगस्त में जो संविधान सभा बनी थी, उसी समय भारत में धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक दंगे बढ़ते ही जा रहे थे। जब सांप्रदायिक दंगे विस्तार से बढ़ रहे थे, कत्लेआम हो रहा था, उसी समय ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक योजना बनाई, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना बनाई, माउंटबेटन योजना, उस योजना में यह उल्लेख किया गया था कि भारत का 2 भागों में विभाजन होगा, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, तो माउंटबेटन योजना के तहत ही 3 जून 1947 को भारत की संविधान सभा का भी 2 भागों में विभाजन हो गया। एक संविधान सभा पाकिस्तान की, दूसरी संविधान सभा भारत की। माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन हुआ। इसी योजना के तहत संविधान सभा का विभाजन हुआ। संविधान सभा के विभाजन के बाद पुनः संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। तो संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या, जो पहले 389 थी, अब घटकर 299 रह गई, जिसमें प्रांतों से 229 सदस्य
चुने जाने थे और देशी रियासतों से 70 सदस्य, टोटल 299 सदस्य। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का विभाजन कब हुआ? 3 जून 1947। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कौन सी योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। फिर प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। प्रांतों से पुनर्गठन के बाद प्रांतों से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाने थे? 229। और देशी रियासतों से 70, टोटल हो गए 299। जब भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, हिंदू बहुल क्षेत्र भारत में रह गए। तो 2 प्रांत ऐसे थे जिसमें बंगाल और पंजाब। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जबकि पंजाब का भी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब भारत में रह गया, जिसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के देश के विभाजन के बाद इन दोनों प्रांतों में संविधान सभा के लिए दोबारा चुनाव हुए और चुनाव के बाद नए सदस्यों ने संविधान सभा में हिस्सा लिया। जब 15 अगस्त 1947 से पहले जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले भारत की 4 देशी रियासतें हैदराबाद, कश्मीर, बहावलपुर और जूनागढ़, इन देशी रियासतों के ने छोड़कर सभी देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग लिया। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि विभाजन के बाद कौन से 2 प्रांतों में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए? एक दूसरी, आज़ादी के समय ऐसी कौन कौन सी देशी रियासतें थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? विभाजन के बाद जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा में का अगर हम अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व देखें तो निम्न प्रकार था। विभाजन के बाद बनी संविधान सभा में मुस्लिम संख्या 31 थी, ईसाई संख्या 7 थी, सिख संख्या 5 थी, पारसी संख्या 3 थी, आंग्ल भारतीय 3 थे और नेपाली 1 था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि विभाजन के बाद जो संविधान सभा बनी उसमें मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंग्ल भारतीय समुदाय की सदस्य संख्या कितनी थी? इसमें अनुसूचित जाति की सदस्य संख्या 33 थी। तो आज हमने संविधान सभा के बारे में सेकंड पार्ट में पढ़ा। इस पार्ट में यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।